Am I visible? Hello? Am I visible? किनको दिख रहा हूं मैं तो कैमरे के सामने हुई नहीं। सुनते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मालूम है क्या हमारी, हम सुनते नहीं है सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपने बस आंसर देना है। मैं सामने ही था नहीं, आपने कहा हाँ हाँ, यही तो मेन प्रॉब्लम है भाई साहब। दिस अ मेन प्रॉब्लम, वी डोंट लिसन, वी डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमें लगता है कि हाँ यही स्टैंडर्ड सवाल पिछले सवाल में जैसा था वैसा ही होगा, बार बार यही पूछता है एम आई विजिबल एंड ऑडिबल, तो वही सही आंसर होगा। अब तो विजिबल हूं मुझे पता है, पर पहले भी आपने कहा, कई लोग लिख रहे यस यू आर विजिबल। सही आदमी है यार, आप अपनी मन की आंखों से मुझे देख पा रहे थे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हाँ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। जो हमने कल बात कर रहे थे, जहां पे खत्म किया था वहीं पे स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन विच विल कम इन फ्रंट ऑफ अस दैट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन द मोशन इज एसएचएम और नॉट। और अगर मैंने नहीं कहा था कि आज क्लास नहीं होने वाली है, मेरी 10 बजे वाली क्लास थी, उसके लिए मना किया था, 2:15 वाली क्लास से मैंने मना नहीं किया था, फिर आपने नहीं पढ़ा था। लग रहा सही से निशांत, निशांत आपने पढ़ा नहीं था उसको। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें लिखा था 10 बजे की क्लास नहीं है। आपकी क्लास 10 बजे थी क्या? एक्चुअली प्लीज समझिए, ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें लगता है कि जो दिया गया हम उसमें नहीं, हम कुछ उससे कुछ और इन्फर करने की कोशिश करते हैं, और सवाल हमें समझ में नहीं आता और हमारी सारी गड़बड़ होती है। यही रीजन है कि हमें लगता है कि फिजिक्स सर मुझे समझ में तो आ जाती है पर सवाल नहीं बनते, बिकॉज सवाल हम ढंग से पढ़ते ही नहीं, तो बनेंगे कैसे बे? सवाल ढंग से पढ़ते ही नहीं तो बनेंगे कैसे? आयुष मेरा नाम नीलमणि श्रीवास्तव है, एनएमएस। अब आप पढ़िए, नाम मेरा नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यार काम पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। नाउ हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जब हम जहां खत्म किया था मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि हमारे सामने, प्लीज अब सिर्फ सुनेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। आई डोंट force me to disable this chat. I really, this chat is just to coordinate कि हम लोग सही से बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे, और कोई रीजन नहीं। तो आप प्लीज ध्यान सुनेंगे, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है? लास्ट क्लास में ध्यान सुनना, एकदम 1 मिनट का भी कंसंट्रेशन उधर नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में जब हम खत्म कर रहे थे तो हमने कहा हमारे सामने कुछ सवाल आएंगे, कुछ सिचुएशन आएगी, और कहा जाएगा कि भाई साहब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इस पार्टिकल को हिलाया जाए तो क्या ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। तो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा इसका पता लगाना था, और अगर करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कितना होगा इसका पता लगाना था। ये सवाल था। तो इसका जो सबसे स्टैंडर्ड, सबसे आसान, सबसे ट्रिवियल केस जो होता है वो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और वहीं से सारी बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था सबसे पहला पॉइंट होगा, आपको ये पता लगाना होगा, आपको ये पता लगाना होगा कि इक्विलिब्रियम कहां पर है। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कहां पर है। फॉर एग्जांपल मैं 3 सिचुएशंस लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा तीनों सिचुएशन को। सिचुएशन 1, एक स्प्रिंग, एक ब्लॉक, मास m के, और कुछ भी नहीं, स्मूथ फ्लोर, स्मूथ फ्लोर, स्मूथ फ्लोर। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, एक ब्लॉक, मास m, स्प्रिंग k। सिचुएशन 3, मास m, स्प्रिंग k, ब्लॉक, और उस पर फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। ये 3 सिचुएशन मैंने कंसीडर करी। हमें इसमें पूछा गया है कि अगर क्या इसको हल्का सा हिलाएं, चलाएं, तो क्या इसका मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप वाज
टू फाइंड आउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अगर मैं बात करूं तो मीन पोजीशन का मतलब क्या था? मीन पोजीशन का मतलब जहां पे फोर्स जीरो हो, जहां पे बॉडी पे फोर्स जीरो हो, वो हमारी मीन पोजीशन होती है। तो इन तीन केसेस में हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन का पता लगाना था। इक्विलिब्रियम और मीन एक ही बात है एसएचएम में। इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन का पता लगाना था इन तीनों केसेस में। सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट केस वन पे अगर हम सोचे कि फोर्स पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है, द ओनली फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स जो अनबैलेंस्ड बचेगा अगर हम इसको हिलाए विलाएं तो। हल्का सा हिलाए विलाएं तो ओनली फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। और अगर स्प्रिंग फोर्स ही है और हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो स्प्रिंग फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल लेंथ NL लिखता हूं मैं, नेचुरल लेंथ को NL ही मीन पोजीशन है। NL ही मीन पोजीशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? मीन पोजीशन कहां है समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और जमीन पे रखा हुआ है और कुछ भी नहीं लग रहा है, तो मीन पोजीशन निकालनी थी। तो मैंने कहा नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है। Natural length ही mean position आई because the only force acting on the particle was spring force and that has to be zero if you want it to be in equilibrium। and उसके लिए उस फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स जीरो तब होता है जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में होती है, यानी स्प्रिंग फोर्स जीरो है और ये हमारा मीन पोजीशन है। और इस जगह को हम हमेशा x इक्वल टू जीरो मानेंगे, मीन पोजीशन x इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरे केस में आते हैं। वर्टिकली जब ये हैंग कर रहा था, इस समय इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg और एक स्प्रिंग फोर्स। तो अगर इक्विलिब्रियम चाहिए, इस पर्टिकुलर सवाल में इक्विलिब्रियम चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स को mg के बराबर होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स को mg के बराबर होना चाहिए, यानी स्प्रिंग मस्ट बी इलोंग बाय सम अमाउंट। तो इसका नेचुरल लेंथ यहां होगा कहीं, नेचुरल लेंथ से तो खिंचा हुआ है, और मीन पोजीशन यहां है। इस बार नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह नहीं है। तो डोंट कंफ्यूज कि नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन होता है। नेचुरल लेंथ मे और मे नॉट बी मीन पोजीशन इन डिफरेंट केसेस। इस केस में ये ऑलरेडी कुछ खिसका हुआ होगा, एंड आई रियली वांट यू टेल मी कितना खिसका होगा, कितना खिसका होगा, कितना खिसका होगा। बिल्कुल सही कहा आदित्य, mg/k। आई होप मोस्ट ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड कि ये mg/k खिसका होगा, mg/k खिसका होगा, mg/k खिसका होगा। क्यों? क्योंकि जिस मूवमेंट पर इस पे फोर्स बैलेंस है, उस मूवमेंट पे मान लिया x0 खिसका था, तो kx0 की वैल्यू mg के बराबर होगी, इसलिए x0 की वैल्यू mg/k हो जाएगी। कुंदन, kx0 की वैल्यू mg के बराबर होगी, इसका मतलब है खिंचा हुआ लंबाई x0 की वैल्यू mg/k हो जाएगी। इज इट क्लियर कुंदन? Is it clear, Kundan? Yes, good, very good। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी खिसका हुआ है। अब हमारे खेल में हम इस पॉइंट को x इक्वल टू जीरो मानेंगे। मैंने क्या बोला? x इक्वल टू जीरो उस जगह को मानेंगे जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो x इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन मानेंगे। ध्यान से, ये आया तीसरा केस। तीसरे केस में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम निकालना है, यानी जहां पर फोर्स बैलेंस हो उस जगह का पता लगाना है। तो हमें यह पता है कि इस पे दो फोर्स लग सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स और F जो हम लगा रहे हैं। तो अगर इसको बैलेंस होना है तो स्प्रिंग फोर्स को F के बराबर होना चाहिए, यानी ये ऑलरेडी खिंचा हुआ होना चाहिए बाय द सेम लॉजिक, यानी इसकी नेचुरल लेंथ यहां कहीं होगी और मीन पोजीशन यहां कहीं होगी। ये हमारा नेचुरल लेंथ है और ये मीन पोजीशन है, और ये ऑलरेडी खिसका होगा F/k से, और ये पोजीशन x बराबर जीरो है।
चेक करिए, एफ बाई के, एकदम सिंपल था। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से समझें। पहले केस में जहां पर फोर्स 0 हो यानी के एक्स 0 यानी नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन। इस केस में जहां पे फोर्स बैलेंस हो यानी कि स्प्रिंग फोर्स और एमजी बराबर हो तो के एक्स नॉट बराबर एमजी, तो एक्स नॉट बराबर एमजी बाई के यानी एमजी बाई के खिंचा हुआ था। इस केस में एफ बाई के खिंचा हुआ था। तो तीनों केसेस में मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल दिया। प्लीज, तीनों केसेस में मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल दिया। ये हमें दिख गया, पहला स्टेप डन। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? डू यू रिमेंबर? आपने घर जाके पढ़ा था। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप, यस, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? कल की क्लास का, लास्ट क्लास का सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने? सेकंड, हाँ, अब हमें क्वालिटेटिवली सोचना है। क्वालिटेटिवली सोचना, पेन नहीं चलाना है। क्वालिटेटिवली सोचना है कि क्या नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो आगे बढ़ना है, अनस्टेबल है तो वहीं खत्म हो गया कि एसएचएम फैसएचएम नहीं है। स्टेबल है कि नहीं है इसका पता लगाना है। स्टेबल का मतलब है क्या ये जहां इक्विलिब्रियम पे है, अगर इसको हिलाएं तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इस केस में। अगर मन में सोचना है, लिखना विखना नहीं है, मन में सोचना है। अगर इसको हल्का सा इधर ले गए नेचुरल लेंथ से इधर, तो इस पे कौन सा फोर्स जागेगा? कौन सा फोर्स जागेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जागेगा जो इसको वापस पीछे खींचेगा, यानी आगे ले जाने पर पीछे आ रहा है। यानी यस, इट इज फुल्ली वेरीफाइड। यस, इट इज स्टेबल। स्टेबल है। यस, इट इज स्टेबल। क्लियर है मेरी बात? स्प्रिंग विल पुल इट बैक, तो ये स्टेबल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके सोचे कि वापस आने की टेंडेंसी है कि नहीं। इस केस में देखते हैं। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को हल्का सा नीचे ले जाऊं, अगर इस वाले ब्लॉक को मैं हल्का सा नीचे ले जाऊं तो एमजी बढ़ेगा कि घटेगा? एमजी बढ़ेगा कि घटेगा? अबे एमजी कैसे बढ़ेगा घटेगा? एमजी तो एमजी है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। एमजी कहां से बढ़ेगा घटेगा? कुछ लोग लिख रहे हैं बढ़ेगा, कुछ लोग लिख रहे हैं घटेगा। जबरदस्ती गाना गाने बैठे हो क्या बे? इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि एमजी तो एमजी है, एमजी तो एमजी है, वो तो सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली इसको अगर हल्का सा नीचे करेंगे तो एमजी उतना ही रहेगा। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्प्रिंग का इलॉन्गेशन बढ़ेगा, नेचुरल से और नीचे आ गए, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। यानी एमजी उतना ही रहा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, यानी नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। हल्का सा नीचे ले जाने पर एमजी उतना ही रहा और स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके बाद नेट फोर्स ऊपर आ गया, यानी यस, इट इज ऑल्सो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। पक्का? गुड। इस केस में देखते हैं। इस केस में अगर इसको हल्का सा राइट ले गए, इसको हल्का सा राइट ले गए, क्या इसको अगर इस केस में जब इसको नीचे खींचोगे सिद्धार्थ, इसको नीचे ले जाओगे तो स्प्रिंग का इलॉन्गेशन जब बढ़ा तो बढ़ गया, ऊपर ले जाते तो स्प्रिंग फोर्स घटता। इसको अगर मैं राइट ले जाऊंगा तो एफ बढ़ेगा कि घटेगा? एफ बढ़ेगा कि घटेगा? एफ तो सेम रहेगा। अब आप समझ चुके हैं, ध्यान से सुना। स्प्रिंग फोर्स राइट ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन और बढ़ जाएगा, यानी स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, यानी ये नेट फोर्स पीछे लगेगा, यानी इट इज ऑल्सो स्टेबल। तीनों ही स्टेबल हैं। तीनों ही स्टेबल हैं। तीनों ही स्टेबल हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है आगे तीनों में ही हमें बढ़ना है, तीनों ही स्टेबल हैं। ठीक है, तीनों ही स्टेबल हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा।
थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। इतने आराम से मैं नॉर्मल क्लास में तो मारता मैं आपको, इतनी बात समझ में नहीं आती, ध्यान नहीं देते। अभी मैं मार नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तीनों ही केसेस में हमने देखा कि स्टेबल है, क्योंकि इसको हल्का सा हिलाने पर ये वापस आ रहा है। केस 3 एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा ताकि एक बार क्लियर हो जाए। हल्का सा अगर इस ब्लॉक को मैं आगे ले जाऊं तो एफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो एफ उतना ही है। स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया तो स्प्रिंग फोर्स ताकतवर होगा, वो कहेगा मैं बताऊंगा क्या होना है, और वो खींच लेगा। और जैसे ही वो खींचने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है राइट ले जाने पर वो बैकवर्ड आने की टेंडेंसी है, इसका मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पक्का? एफ कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में मेहनत का काम है थोड़ा सा। पार्टिकल को जनरल एक्स पर ले जाकर उसका एफबीडी बनाना है और नेट फोर्स निकालना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब मिक्स कर दिया। पार्टिकल को x बराबर 0 यानी मीन पोजीशन से x आगे बढ़ाकर जनरल पोजीशन पे ले जाकर उसका एफबीडी बनाना है और उस पे नेट फोर्स देखना है कितना आ रहा है। देखते हैं केस वन में इसको आगे खींचा, नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन सेम थी, इससे x आगे खींचा एम मास के ब्लॉक को। बताइए इसका एफबीडी बनाते हैं। एक हो गया mg, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया स्प्रिंग फोर्स fs। क्या नॉर्मल और mg बैलेंस हो गए? यस। तो इसका मतलब है नेट फोर्स क्या बचा? नेट फोर्स बचा fs, जिसका मैग्नीट्यूड है kx, यानी कि f नेट प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, मतलब SHM। कोई डाउट? f नेट x आ रहा है, मतलब SHM। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? गुड। सिंपल क्या करना है, नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से x ले जाकर एफबीडी बनाना है। एफबीडी बना के नेट फोर्स जो भी आ रहा होगा उसको लिखना है और उसके हिसाब से अब आंसर निकालना है। एफ नेट प्रोपोर्शनल टू x आ गया, SHM हो गया। तो दिस इज अनडाउटेडली SHM। और अगर कोई पूछ रहा है इसका ओमेगा, तो जो भी x के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ था ओमेगा, वो हो गया अंडर रूट k/m। याद रखना है। और टाइम पीरियड निकाल लेंगे 2 पाई अंडर रूट m/k। 2 पाई अंडर रूट m/k। हाँ, यही मैं चाहता कि माइनस साइन ये मैं क्लियर कर दूं। माइनस साइन क्यों लगा था? what it was telling? माइनस साइन क्या बता रहा था? माइनस साइन हमें बता रहा था कि फोर्स की दिशा डिस्प्लेसमेंट की दिशा के अपोजिट है, यानी वो बता रहा था कि फोर्स का नेचर रीस्टोरिंग है। वो हमने सेकेंड स्टेप में ही क्लियर कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, दिशा विशा के लिए हमारे लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि हमने सेकेंड स्टेप में ही ये क्लियर कर लिया था कि फोर्स की दिशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो अब हमें माइनस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए हो, सवाल सीधा मैथ्स का दिया हो, कोई फोटो कोई सिचुएशन ना दी हो, वहां माइनस आए, क्योंकि उसने मुझे दिखाई नहीं है तो मैं कैसे सीखूंगा। लेकिन जहां देख सकते हैं वहां आपने चेक कर लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है। प्लीज ध्यान सुने, अगर आप देख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि माइनस आ रहा है कि नहीं। माइनस आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है। अभिषेक सुनते नहीं है क्या? मैंने कहा आपने देख तो लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है जब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक कर रहे थे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही तो था कि फोर्स की दिशा उल्टी थी, इधर ले जाने पे इधर, नीचे ले जाने पे ऊपर, इधर ले जाने पे इधर। तो वो ऑलरेडी चेक कर चुका हूं।
वो ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, तो ऑब्वियसली अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे। तो यहां पे वर्ड ऑफ कॉशन लिख लें, माइनस साइन बताता है फोर्स इज रिस्टोरिंग और कुछ नहीं, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, गुड। और मैंने आप लोगों को बोला भी जब पढ़ के आना एससीवी, ऐसे ही पढ़ के आए होगे तो थोड़ा तो दिमाग खुला ही होगा आपका, बिल्कुल। तो ये हमारा ओमेगा निकल गया। चलिए केस 2 वाला देखते हैं, केस 2 वाला सिचुएशन। भूल तो नहीं गए केस 2 कौन सा था, ये वाला केस 2 वाला सिचुएशन, इसको देखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये मीन था, ये नेचुरल लेंथ था, ये ऑलरेडी खिंचा हुआ था mg/k, इसको x बराबर 0 बोलते हैं। क्या होता है, क्या करना है हमें करना है कि इसको मीन पोजीशन से थोड़ा और खींचें। मान लो यहां आ गया, ये दूरी x है, ये नेचुरल लेंथ, अभी भी नेचुरल लेंथ है, ये हमारे पास आ गया ब्लॉक, ये x नीचे खींच दिया मैंने ब्लॉक को। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ये तो मैंने पिछले साल का रेफरेंस दिया, ये एफबीडी बनाते हैं। बताइए क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, बताइए क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, बताइए। एक लग रहा है mg और एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, शांतनु जल्दीबाजी करते हो हमेशा। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, कितना स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है इस समय इतना खींचने के बाद स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स में खींचा, स्प्रिंग फोर्स कहता है कि भैया मुझे मतलब नहीं तुम्हारे इक्विलिब्रियम से, मैं तो जितना खींचूंगा के टाइम्स लगूंगा, मैं जितना खींचूंगा के टाइम्स लगूंगा, यानी स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो लगेगा के टाइम्स mg/k प्लस x। चेक करें, स्प्रिंग फोर्स कह रहा है कि मैं तो पहले से ही खिंचा हूं, मेरा जितना खिंचाव होगा मैं उतना लगूंगा, मेरा खिंचाव इतना है, दिस इज माई खिंचाव, दिस इज माई खिंचाव, दिस इज माई खिंचाव, मैं इतना खिंचा हुआ हूं, मैं इतना लगूंगा जितना मेरा खिंचाव है। तो ये फोर्स लगा। क्या बात समझ में आ गई आपके? गुड। अब बताइए नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स निकालना पड़ता, पिछले सवाल में निकाला था हमने नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स इस बार निकालते हैं, कितना आया, तो नेट फोर्स आएगा दिस माइनस दिस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो एफ नेट आया हमारे पास, एफ नेट हमारे पास आया k टाइम्स mg/k प्लस x माइनस mg, ये आया। और जैसे ही नेट फोर्स को सिंप्लीफाई किया, थोड़ा दिमाग लगा के कर लेना, ये नहीं कि ये भी सर कैसे आया, सर कैसे आया, एफ नेट आ गया kx, एफ नेट आ गया kx, और ये हो गई बल्ले बल्ले हमारी, क्योंकि फोर्स फिर प्रोपोर्शनल टू x आ गया, यानी SHM, फिर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गया यानी SHM, यानी SHM, और ओमेगा की वैल्यू आ गई √k/m, ओमेगा वही आ गया √k/m, आ गया आंसर, ओमेगा की वैल्यू k/m। कुलदीप सर अपना घर छोड़ के आए हो क्या? वैसे तो तुम भी घर पे ही खड़े हो,
के एम जी बाई के प्लस एक्स माइनस एम जी घटा के के एक्स नहीं ला पाओगे, इतना काम भी नहीं करोगे जीवन में, गुणा करके घटाना। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बाई एम, यानी ओमेगा अभी भी उतना ही आ गया। तीसरा केस जो बचा है ना वो मैं नहीं करूंगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस तीसरे केस पे भी एनालिसिस करें। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया नोटिस करने वाली है, क्या कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो, हाँ बहुत ही बढ़िया बात बोली, टाइम पीरियड सेम आ रहा है। अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो चाहे एम जी हो चाहे एम जी ना हो, हर केस में उसका टाइम पीरियड सेम रहता है, हर केस में उसका टाइम पीरियड सेम रहता है। और जब हम कांस्टेंट फोर्स वाला सवाल भी करेंगे उसमें भी टाइम पीरियड सेम आएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे स्पेस में जाना है और घड़ी बनानी है और उसका पेंडुलम बनाना है घड़ी का, तो मैं वो वाला नहीं करूंगा पेंडुलम वाला, क्योंकि उसका टाइम पीरियड याद होगा आपने डायमेंशन में पढ़ा था 2 पाई रूट एल बाई जी, स्पेस में गया खत्म, जी नहीं, टाइम पीरियड ही नहीं है उसका, इन्फिनिटी, वापस ही नहीं आता है वो, तो वापस ही नहीं आता, छोड़ा छोड़ा रह जाता है, वहीं रह जाता है। तो हमें घड़ी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसका पेंडुलम स्प्रिंग मास हो। अगर ऐसी घड़ी बनाएंगे जिसका पेंडुलम स्प्रिंग मास होगा तो उस केस में वो स्पेस में जाके भी सही समय दिखाएगी, क्योंकि उसके चक्कर का समय फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक नोटिसेबल बात है, आप लिख लें उसको, नोटिसेबल बात है, आप उसको लिख लें, लिख लें, बहुत जरूरी है, एकदम गोले में बनाकर लिख लें, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लें। इन प्रेजेंस और एब्सेंस, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स such as mg, f, mg sin theta, not all forces, सिर्फ कांस्टेंट, कंजर्वेटिव तो कुछ और भी होते हैं, कंजर्वेटिव नहीं कह रहा हूं, ध्यान से, कांस्टेंट। in presence or absence of any constant force such as mg, pseudo force, mg sin theta, f, the time period of a single spring mass system, time period of single spring mass system remain same, remain same, and t is equal to 2 pi root m by k, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। याद रख लेना, अब इसको याद रख लेना, याद रख लेना। क्या बोल, अब इतनी धीरे धीरे बोला था, फिर रिपीट करो। मैंने क्या कहा, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, एनी एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स, एनी एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग मास का टाइम पीरियड सेम रहता है। थर्ड केस में भी सेम भी टाइम पीरियड आएगा, बिल्कुल सही। अब जेई में सवाल आया, लोगों की वाट लग गई, जिनको ये सब बात नहीं पता थी उन्होंने क्या किया, देखिए उनको हालत खराब हो गई सवाल सॉल्व करने में, क्योंकि उनसे फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बन रहे थे। क्या सवाल आया, जेई में सवाल आया, एक एलिवेटर, उस एलिवेटर में एक इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा, उस पर एक स्प्रिंग और उस पे एक ब्लॉक एम मास का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और एलिवेटर ए से ऊपर जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है। एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। पूछा इस ऑब्जर्वर के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम का, इस ऑब्जर्वर के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम का, इस ऑब्जर्वर के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा या टाइम पीरियड बताइए। इस ऑब्जर्वर के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा या टाइम पीरियड बताइए। तो अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से स्यूडो फोर्स लगा, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा, कौन सा, एक और ये एम ए, साथ में एम जी भी लगा,
मैंने कहा एमए और एमजी ही तो बाहरी फोर्स हैं, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसका ओमेगा सेम आएगा, यानी टाइम पीरियड का आंसर इसका सीधे सीधे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। भाड़ में गया सवाल, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आंसर। ठीक है। अच्छा एक और बात, किसी बच्चे ने बोला तो मैं इसको क्लियर कर दूं। फ्रिक्शन अपना रूप बदल सकता है, इसलिए फ्रिक्शन को कभी भी कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन को कभी भी कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में नहीं डाला। ठीक है, ठीक है, गुड। एमए स्यूडो फोर्स कैसे लगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए भाइयों। मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, पर जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वो खत्म होने लगेगा और एक समय वो अपना रूप बदल के स्टैटिक बन जाएगा। यानी रूप बदल सकने वाला फोर्स कभी भी कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। मल्टीपल ब्लॉक्स के लिए मैंने नहीं बोला, मल्टीपल स्प्रिंग्स के लिए मैंने नहीं बोला, स्प्रिंग के साथ अरेंजमेंट और घुमा फिरा के कर दिए मैंने नहीं बोला। मैंने जो बोला सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम बंधा हुआ है उसके बारे में बात की है, इसके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। ठीक है। एमए भी लगेगा, एमजी भी लगेगा। एमए स्यूडो फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आपको नहीं आते तो पढ़ लीजिएगा जाके। एमए कैसे लगा, एमजी तो लग गया, एमए कैसे लगा? अगर आपको डाउट है तो स्यूडो फोर्स कैसे लगता है आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वर के हिसाब से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अच्छे सवाल करने की कोशिश करते हैं हम थोड़े से। अब हम तैयार हैं, स्प्रिंग मास ही आता है, लेकिन आपको अब टाइम निकालना आता है, स्प्रिंग मास आता है, और वो फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या था? 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 याद है ना? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी याद रखिएगा। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ध्यान से करिएगा। ये है नेचुरल लेंथ, ये है स्प्रिंग, ये है मास m, ये है k। इसको a कंप्रेस किया t इक्वल टू 0 पर, v 0 है, और छोड़ दिया। a कंप्रेस किया t इक्वल टू 0 पे और छोड़ दिया, छोड़ दिया। ध्यान से, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत आसान है। पहला सवाल है, आसान है। What is its speed when it is at mean position, natural length? What is the speed when it is at natural length? स्यूडो फोर्स कैसे लगाना है उज्जवल, वो आपको सीखना पड़ेगा। आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर। What is the speed when it is at natural length? बहुत ही बढ़िया। तो इसको दो बच्चे सॉल्व करते हैं। एक ये पीला वाला बच्चा, SHM नहीं आता, ये पीला वाला बच्चा SHM नहीं आता, कहता सर मुझे SHM FHM नहीं आता। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बेसिक मैकेनिक्स आती है, काम चल जाता है। SHM नहीं आता, आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई डोंट केयर अबाउट दिस। उसने कहा SHM नहीं आता तो क्या करें? मैंने कहा जब वो यहां आएगा, माना जब वो नेचुरल लेंथ पर आया, नेचुरल लेंथ पर आया, उसकी स्पीड हो गई v। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल, k इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। मैंने कहा अच्छा लगाओ। उसने कहा सर k इनिशियल था 0, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। उसने कहा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसने कहा स्प्रिंग कंप्रेस थी सर, हाफ k x स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, x कितना? उसने कहा a है सर, हाफ k a स्क्वायर। मैंने कहा k फाइनल, उसने कहा हाफ mv स्क्वायर। उसने कहा u फाइनल, उसने कहा सर 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ में थी। क्या इस बच्चे से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस बच्चे से इत्तेफाक रखते हैं? इस बच्चे से इत्तेफाक रखते हैं? इसकी बात समझ में आ रही है? इसको क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a स्क्वायर थी,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। फाइनल, ये फाइनल फोटो है, ये इनिशियल फोटो है। फाइनल फोटो, इनिशियल फोटो, फाइनल फोटो, इनिशियल फोटो। तो इसने इससे सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई a√k/m, a√k/m। इसका आंसर आ गया a√k/m। गुड। दूसरा बच्चा एसएचएम आता है, मुझे एसएचएम आता है, मेरे को सब कुछ आता है, एसएचएम आता है, बहुत बढ़िया से आता है। मैंने कहा बढ़िया। मैंने कहा बताओ। उसने कहा सर नेचुरल लेंथ तो मीन पोजीशन है ना सर। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मीन पोजीशन में वेलोसिटी तो सर a ओमेगा होती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या होगा आंसर? उसने कहा वेलोसिटी इज a ओमेगा, a ओमेगा इज √k/m। उसने कहा लो सर इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे थे कि वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या बकवास कर रहे थे, मुझे नहीं आता। v इज इक्वल टू a ओमेगा, ओमेगा इज √k/m। आंसर मीन पोजीशन की वेलोसिटी पूछी थी, मेरा आंसर आ गया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बार और ट्राई कर लेता हूं मैं, बहुत एसएचएम आता है हमें, एक बार और ट्राई कर लेता हूं। फिर से लिखते हैं सवाल, फिर से लिखते हैं सवाल। यही डायग्राम बनाइए, यही डायग्राम बनाइए, यही डायग्राम बनाइए। फिर से लिखते हैं सवाल, लिखिए, साथ में लिखते रहना है। फिर से लिखते हैं, फाइंड आउट द स्पीड, फाइंड आउट द स्पीड व्हेन इट इज एट elongation of a/2. Find out the speed when it is at elongation of a/2. Find out the speed when it is at elongation of a/2. Find out the speed when it is at elongation of a/2. यानी कि इनिशियली ये इनिशियल फोटो है t = 0 पर, इनिशियल फोटो, और फाइनल फोटो है जब वो a/2 इलोंगेशन पर होगा। इस समय इसकी स्पीड कितनी है ये बतानी है। इस समय इसकी स्पीड कितनी है। बहुत ही बढ़िया राहुल अरोड़ा, सौरभ, उज्जवल गलत हो गया शायद आपका, रोहित सही, दीपक सही, मांशु सही, अंकिता सही, करण सही, कल्प सही, अंजलि खुद गलत हो गया, बहुत सारे लोगों का सही है, कुछ लोगों का थोड़ी थोड़ी गलती हो रही। ध्यान से, कौन सा बच्चा करे पहले बता दो, कौन सा बच्चा करवाएं हम सवाल। जिसको एसएचएम आता है, एसएचएम आता है उसको ना, जिसको एसएचएम आता है, जिसको एसएचएम आता है, जिसको नहीं आता है, दोनों तरीके से एक बार और कर लेते हैं। दोनों तरीके से करते हैं। पहले करते हैं एसएचएम आता है। अब पीला वाला बच्चा सीख गया कि मुझे एसएचएम आता है। उसने कहा एसएचएम आता है सर, वेलोसिटी पूछी है सर, मीन पोजीशन से ये दूरी x है, x की वैल्यू a/2 दे रखी है आपने, मीन पोजीशन से दूरी को ही x कहते थे। तो मेरे को सर फॉर्मूला पता है सर, v = ω√a² - x²। मैं सब कुछ डाल दूंगा सर। मैंने कहा डालो। उसने कहा v = √k/m √a² - a²/4। पता नहीं कई लोग a/2 का होल स्क्वायर नहीं कर पा रहे होंगे, a²/4। तो उसने कहा सर v = √k/m √3/2 a is the answer। चेक करो, चेक करो। इस बार पीला वाला बच्चा तेज हो गया। तुम लोग वहीं हो अभी तक क्या? पीले वाले बच्चे को भी आ गया एसएचएम। अब देखते हैं, एक नया बच्चा आया तुम में से कोई, वो कह रहा है सर मुझे अभी देखता हूं। मैं तो सर पुराने तरीके से लगाऊंगा। मैंने कहा लगाओ, वर्क की तरफ। ये इनिशियल फोटो, वो फाइनल फोटो। इनिशियल फोटो लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी
हाफ के ए स्क्वायर। चेक करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही है। इनिशियल फोटो देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है हाफ एम वी स्क्वायर, पता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है हाफ के ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको अपने इस जीवन काल में कभी भी सॉल्व कर पाएंगे तो इससे भी वी की वैल्यू वही आएगी। अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो इससे भी वी की वैल्यू वही आएगी। अब सॉल्व करना मैं नहीं सिखा पाऊंगा, वो आपको आना चाहिए भाई साहब। इतना काम नहीं करूंगा मैं, इतना काम नहीं करूंगा कि मैं सॉल्व करता फिरूं आपको। यस, in your lifetime, in your जीवन काल, if you could solve this equation, then obviously you'll get the same answer। एक दिन हो सकता है कि 10 साल बाद आपको हाँ बात है यार, मुझे नहीं पता how slow how fast you are, 10 साल लगे 15 साल लगे मुझे नहीं पता, जब 2 सेकंड लगे आप देख लेना, आएगा वही। गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, ये नहीं कि गरीबों जैसे यही वही वाले सवाल करते रहूं। गरीब मतलब दिमागी गरीब की बात कर रहा हूं, लिटरली मत समझ लेना भाई। हाँ, तो जो अब आप देखते हैं, अभी देखते हैं क्या बेटर क्या आसान, सब देखते हैं, आसानी से समझते कोशिश करते हैं। कोई बेटर कोई बुरा नहीं होता भाई, तरीके होते हैं। कुछ उनसे शादी थोड़ी करनी है मुझे कि भाई ये वाला बेटर लग रहा है मुझे, अपने कपड़े थोड़ी सिलवाने मुझे दोनों चीजें पता होनी चाहिए। देन ओनली आई विल बी द ग्रेट सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर। अब एक अच्छा हो गया, बहुत घटिया सवाल बहुत हो गया, अब अच्छा सवाल देखता हूं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। काइंड ऑफ फुल औकात टेस्ट है हमारा ये, फुल औकात टेस्ट। अगर आप कर पाए तो लगेगा कि मेरे को मजा आएगा। मतलब ये काइंड ऑफ गुरु दक्षिणा का समय है। प्लीज आप पहले सोच लो कि आप तैयार हो कि नहीं करने को, सोच लो। गलत किए ना, मैं बहुत गंदा बोलने वाला हूं भाई, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट यार। यू हैव टू बी एनर्जीफुल, फुल एनर्जेटिक होना चाहिए हमें। देखते हैं भाइयों सवाल। अच्छा, v इक्वल टू 0 देते ही समझ में आ जाता है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन है। डायग्राम बना ले कॉपी में, इतना धीरे धीरे बना रहा हूं। डायग्राम बना ले। गुड, डायग्राम बना लिया। बोल रहा हूं सवाल, एक स्प्रिंग ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से कैपिटल ए कंप्रेस किया और वहां छोड़ दिया। कैपिटल ए कंप्रेस किया और वहां छोड़ दिया, यानी कि वो कैपिटल ए कंप्रेस करके वहां छोड़ दिया। इसका मतलब के है, ये मास एम है, कैपिटल ए है, ए बाई 2 है, ये नेचुरल लेंथ है, ये ए बाई 2 है। मैं और बड़ा लिख दूं, ए बाई 2, ये लेंथ ए, अगर आपको दिख नहीं रहा, ए स्प्रिंग कांस्टेंट, के मास एम, वी 0 टी 0, ठीक है, दिख गया, ठीक है। इसको कंप्रेस करके छोड़ा नेचुरल लेंथ से, ए कंप्रेस करके नेचुरल लेंथ के ए बाई 2 दूरी पर एक दीवार है, ए बाई 2 दूरी पर एक दीवार है, ए बाई 2 दूरी पर एक दीवार है। चलिए, ए बाई 2 दूरी पर एक दीवार है और दीवार से ये टकराता है, और दीवार के लिए दिया हुआ है E इक्वल टू हाफ। दीवार के लिए दिया हुआ है E इक्वल टू हाफ, दीवार के लिए दिया हुआ है E इक्वल टू हाफ, ठीक है। टकराएगा, E इक्वल टू हाफ का मतलब समझ में आता है, E इक्वल टू हाफ का मतलब समझ में आता है। अरे वाह भाई वाह, E क्या है, E का है, E का है, E is coefficient of restitution, E is coefficient of restitution।
वो ये कहता है कि भैया इस पर्टिकुलर दीवार वाले सवाल में अगर आपको नहीं पता तो जिस स्पीड से टकराएगा उसकी आधी से लौटेगा। हाँ बिल्कुल सही, जिससे टकराएगा उसकी आधी से लौटेगा। अब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन पार्शियल यानी कि ये नॉर्मल इलास्टिक जनरल इलास्टिक कोलिजन है। टकराएगा जिस स्पीड से उसकी आधी से लौटेगा। इक्वल टू 1 होता मतलब जिससे टकराएगा उसी से लौटेगा, उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इक्वल टू हाफ का मतलब जिस स्पीड से टकराएगा उसके आधी से लौटेगा, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो। ठीक है, क्वेश्चन है, अब सुन लीजिए। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन आफ्टर कोलिजन। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन आफ्टर कोलिजन, मैक्सिमम कंप्रेशन आफ्टर कोलिजन। फुल औकात टेस्ट है दिव्यांश, पहले ही मत दिखा दो कि कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। रैंडम बातें मत लिखो, सवाल सुन लो। टक्कर के बाद कितना कंप्रेस होगा? कंप्रेशन हमेशा नेचुरल से नापा जाता है, कंप्रेशन हमेशा नेचुरल से नापा जाता है। टक्कर के बाद कितना कंप्रेस होगा? मैं 2 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाना गायब कर रहा हूं ताकि आप मुझ पे ध्यान ना दे, सवाल पे ध्यान दे। मैं 2 मिनट आपको दिखाऊंगा ना, बोलूंगा ना दिखूंगा।
आंसर में बी कहां से आएगा? एक आंसर प्रिया यू आर राइट, नकुल यू आर राइट। कई लोग भी और राइट, हमें नाम नहीं पड़ पाया, जल्दी से निकल गए क्योंकि ए एम जिसका नाम है उनका गलत हो गया। दिख नहीं रहा, इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा। ए बाई, आंसर बताऊं? आंसर बताऊं, खुद से चेक कर लेना। √7a/4। कितने लोगों का सही हुआ था ईमानदारी से? कोई बात नहीं अनुभव, ट्राई करते हैं। चलिए चलिए, मेरी हेल्प करिएगा, मेरी हेल्प करिएगा, मेरी हेल्प करिएगा, हेल्प करिएगा। दुनिया में जब भी टक्कर फक्कर का सवाल आता है ना कि भाई टक्कर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो सबसे पहली बात हमें यह समझ में आनी चाहिए कि टक्कर के सवालों में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की सिचुएशन को हमेशा एनालाइज करना चाहिए हमें। टक्कर के सवालों में हमेशा टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, अभी कर लो, उससे पहले से पहले पहले कोई बात नहीं सिद्धांत, कोशिश करें। टक्कर के पहले, बिफोर, ये मैं उस बच्चे की तरह कर रहा हूं जिसको एसएचएम आता है। बिफोर, बिफोर, टक्कर से पहले उसके पास एक स्पीड होगी, टक्कर से जस्ट पहले उसके बाद एक स्पीड होगी, वो स्पीड होगी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडरवुड a² माइनस x², जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी निकाली थी, विच इज √k/m a रूट √k/m a क्या था, √3/2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। टक्कर से पहले उसके अंदर की स्पीड थी जो हमने पहले भी अभी थोड़ी पहले वाले सवाल में निकाली थी, वही है। आफ्टर टक्कर, आफ्टर टक्कर वी न्यू हो गया, वी न्यू हो गया √k/m a √3/4। क्या ये भी समझ में आ गया आपको? आफ्टर टक्कर वी न्यू हो गया, आफ्टर टक्कर वी न्यू हो गया, बिकॉज दीवार तो हिल नहीं रही है, तो रूट न्यू हो गया, आधी होगी, √k/m a √3/4। इतना कर लिया था, इतना तक हो गया था, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं टक्कर के बाद जब वो चला, क्या टक्कर के बाद फिर से वो स्प्रिंग मास सिस्टम नॉर्मल है? टक्कर का काम खत्म, टक्कर के बाद की दुनिया सोचो। टक्कर नाक के बाद कोई कमरे में घुसा होता तो क्या देखता? टक्कर के बाद कोई कमरे में घुसा होता तो क्या देखता? टक्कर के बाद कमरे में घुसा होता, कहता कि सर ये तो स्प्रिंग मास सिस्टम है सर, एसएचएम कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बताओ उसका ओमेगा कितना है? उसने कहा सर एक स्प्रिंग एक मास लगा, ओमेगा तो वही रहेगा ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा उसकी मीन पोजीशन का है? अरे सर जमीन पे कर रहा है, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ ही होगी ना। मैंने कहा अच्छा। तो एक बच्चे ने मुझे क्या बोला, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, टक्कर के बाद
एसएचएम कर रहा है, ऑब्वियसली तो ऑब्वियस को भी पता है ओमेगा वही है, मीन पोजीशन वही है, मैंने बोला टक्कर के बाद एसएचएम कर रहा है, ओमेगा वही है, मीन पोजीशन वही है। क्या आपको बात समझ में आई उस बच्चे की? क्या आपको ये बात समझ में आई? उस बच्चे ने क्या बोला कि टक्कर के बाद मीन पोजीशन वही है, ओमेगा वही है, सब कुछ वही है, सेम सर काम हो गया। मीन पोजीशन में क्यों चेंज आएगा? बिकॉज मीन पोजीशन तो स्प्रिंग मास की वही है, नेचुरल लेंथ। ओमेगा में तो अंडर के बाई एम होता है, उसमें क्यों चेंज आएगा? तो मीन पोजीशन वही है, ओमेगा वही है, लेकिन मैंने पूछा अच्छा एम्पलीट्यूड कितना है? उसने कहा सर जी टक्कर के बाद आया था, उसको पता ही नहीं क्या है। उसने कहा सर मुझे नहीं पता एम्पलीट्यूड कितना है। मैंने कहा माना, उसने कहा माना, लेट न्यू एम्पलीट्यूड इज A1। उसने कहा मैंने माना सर। उसने कहा सर पता नहीं है, मैं निकाल दूंगा, मुझे नहीं पता ए है कि क्या है। उसने कहा माना लेट न्यू एम्पलीट्यूड इज A1 योर A डैश A प्राइम व्हाटएवर यू वांट, B मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा मैंने कहा आप कैसे निकालोगे? उसने कहा सर मुझे पता है। हाँ कोई बात नहीं, ध्यान से सुने आनंद, ध्यान से सुने। उसने कहा सर नया एम्पलीट्यूड टक्कर के बाद, अच्छा सवाल ना, मैं थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। उसने कहा सर टक्कर के बाद नया एम्पलीट्यूड A1 हो गया है, लेकिन टक्कर के बाद ओमेगा वही है, क्योंकि स्प्रिंग मास नहीं बदले, क्योंकि ओमेगा तो स्प्रिंग मास पे डिपेंड करता है, अंडर के बाई एम नहीं बदला। मीन पोजीशन वही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ ही होती है। तो मैंने कहा अब क्या करें? उसने कहा सर मुझे पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है किसी जनरल जगह पर, टक्कर के बाद हो या टक्कर के पहले अगर एसएचएम कर रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा टक्कर के बाद मुझे पता है कि टक्कर के बाद जब वो इधर लौट रहा था तो उसके पास वेलोसिटी v न्यू है। मैंने कहा है। उसने कहा टक्कर के बाद ओमेगा अंडर रूट के बाई एम है। मैंने कहा है। उसने कहा टक्कर के बाद एम्पलीट्यूड A1 है। मैंने कहा है। उसने कहा टक्कर के बाद मीन पोजीशन से दूरी तो अभी भी उतनी है, A/2 है। मैंने कहा है। उसने कहा जब ये मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दी तो V न्यू की वैल्यू यहां से उठाकर वहां डालें और A1 निकालें, शायद आंसर आ जाएगा। V न्यू की वैल्यू, प्लीज जो सुनते रहिए उनको नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुने। ध्यान से सुने। पक्का? गुड। अब ये आंसर आ गया, आसानी से आंसर आ जाएगा। आप चेक करेंगे तो सिंप्लीफाई करके A√7/4 ही आ रहा है आंसर। हाँ हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर यही सेम सवाल ऐसा नहीं है कि आज हमें यहां पूछा गया है, पहले पूछा नहीं जा सकता था, यही सेम सवाल हमसे पहले भी पूछा जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा ईज इसलिए है क्योंकि हमें वर्क स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़ता है, हमारे सवाल आसानी से निकल जाते हैं। वी न्यू के अंदर एक्स की वैल्यू तो अभी भी A/2 है ना। टक्कर के बाद मीन पोजीशन से पार्टिकल की दूरी तो अभी भी A/2 है ना, इसलिए एक्स की जगह A/2 लिखा है। पक्का? पक्का? ध्यान से समझिएगा। अब न्यू एम्पलीट्यूड ही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, क्योंकि न्यू एम्पलीट्यूड का मतलब है कि यहां जाकर कहां तक रुकेगा, वही तो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, न्यू एम्पलीट्यूड। A1 कहां से कहां तक होता है? नई मीन से नए एक्सट्रीम तक, नए मीन से नए एक्सट्रीम तक ही जहां तक जा पाएगा वही हमारा एम्पलीट्यूड A1 होगा। A1 होगा।
अब मैं इसको एनर्जी से कर रहा हूं, एनर्जी से, अगले पेज पे ध्यान से, एनर्जी से कर रहा हूं अगले पेज से। वो भी आसान है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर बचपन में मेरे जब जेगी जेगी करता होता तो मैं एनर्जी से ज्यादा करता, मुझे नहीं पता, एनर्जी से भी कर सकता था। पिछले साल में समझ में आया कैसे करेंगे। अब इस वी न्यू को इस वी न्यू से कंपेयर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, रूट के बाई एम कट जाएगा। चलिए अब मैं एनर्जी से करता हूं। बिफोर वेलोसिटी तो हमारे पास अंडर रूट के बाई एम ए √3/2 आ गई थी, और आफ्टर हमारे पास वेलोसिटी न्यू अंडर रूट के बाई एम ए √3/4 आ गई थी। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है ना? अब मैं एनर्जी से कर रहा हूं। एनर्जी भी आसान है, ऐसा नहीं एनर्जी मुश्किल है, एनर्जी भी आसान है। तरीके फरीके पे डिपेंड नहीं करता हूं मैं, जो अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे वो इस्तेमाल करो। ये नहीं कि एसएचएम वाला ही करो, कोई रूल नहीं है। व्हाटएवर यू फाइंड कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं वो करिए, जो आपको आसान लगे। हर आदमी का आसान अलग होता है, ये भी बहुत याद रखना। ये नहीं कि तुम्हें जो आसान लग रहा है, मुझे जो आसान लग रहा हो तुम्हें ना लग रहा हो, तुम्हें जो आसान लग रहा हो मुझे ना लग रहा हो। तो जो तरीका आपको सही लगे वो करें। तो मैं एनर्जी वाला करता हूं। एनर्जी वाले में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो यहां पर वी न्यू से आ रहा था और ये डिस्टेंस a/2 थी, और पूछा है कितना कंप्रेस हो जाएगा। मान लिया नेचुरल लेंथ से वो a1 कंप्रेस हो गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गई। a1 कंप्रेस हो गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गई। a1 कंप्रेस हो गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, नेचुरल लेंथ से a1, यहां तो समझ में आ रहा है? आ गया? ठीक है, a1 ही निकालना था पिछले सवाल में, a1 ही निकालना है। यही a1 है, मीन से एक्सट्रीम की दूरी बोलो एसएचएम में, या जहां वेलोसिटी 0 होगी वो, ये a1 है, a1 निकालना है। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। मैंने कहा लगाइए। यहां ये है इनिशियल फोटो, ये है फाइनल फोटो। देखते हैं इनिशियल फोटो फाइनल फोटो। इनिशियली फोटो में क्या लिखता हूं, इनिशियल वाली जगह पे ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वाली जगह पे हाफ एम वी न्यू स्क्वायर प्लस हाफ के a/2 का स्क्वायर, ये हो गया। सही है क्या? हाफ एम वी न्यू स्क्वायर प्लस हाफ के a/2 का होल स्क्वायर, सही है क्या? हाफ एम वी न्यू स्क्वायर प्लस हाफ के a/2 का होल स्क्वायर, सही है? अरे बताओ, मैकेनिकल एनर्जी। हाँ गुड। फाइनल लिखते हैं, फाइनल। फाइनल ये फोटो है। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a1 स्क्वायर, हाफ के a1 स्क्वायर। अब वी न्यू की वैल्यू ये वाली डाल दो, ये वी न्यू यहां डाल दो और a1 निकाल दो, आंसर आ गया। ये वी न्यू वहां डाल दो और a1 निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, फिर पे चाहता हूं कि पिछला वाला मेथड भी आप अच्छे से सीख लें, सीखना आना चाहिए ध्यान से। यहां तक तो क्लियर है? फिर से मैं दोबारा पिछले वाले मेथड को दोबारा बोल रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है? अब उस बच्चे ने बोला कि टक्कर के बाद अभी भी वो एसएचएम है, जिसका ओमेगा अभी भी वही रहेगा जो पहले था, √k/m। उसकी मीन पोजीशन वही रहेगी जो पहले थी। आई होप ये हो गया, समझ में आ गया। शुभेंदु सुन ले, ऐसा समझ में आ जाएगा। एसएचएम के बाद ओमेगा वही, वो भी वही। हाँ, वर्क थ्योरम से बिल्कुल लग सकता है। इसने कहा कि टक्कर के बाद नया एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया a1 है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा v का फॉर्मूला होता है ये,
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V। मैंने कहा, मैंने कहा ओमेगा क्या होता है, उसने कहा √k/m। मैंने कहा x क्या होता है, उसने कहा x होता है मीन पोजीशन से दूरी, जो है वो है मीन पोजीशन से दूरी इसकी कितनी है, वो a/2 है, वो a1 पे थोड़ी डिपेंड कर रही है, मीन पोजीशन से दूरी तो a/2 ही है, मीन पोजीशन से दूरी a/2 ही है। आंसर इसका भी निकाल रहा हूं मैं, निकालता दोनों तरीके से निकालता हूं। तो उसने उसकी वैल्यू डाल दी और आंसर निकालने की कोशिश की। मैं आंसर निकालता हूं, मैं अगले पेज पर करता हूं इस तरीके, एक और पेज लेकर देखता हूं इसका, इस वाले मेथड से नहीं, इस वाले मेथड का। ये वाला वी न्यू लिखूं पहले, ये वाला वी न्यू √k/m a√3/4 बराबर, ऊपर वाला वी न्यू लिखूं √k/m, ठीक है, √k/m √a1² माइनस a²/4 सॉल्व किया, ये कैंसिल, स्क्वायर किया, 9a² सॉरी 3a² बराबर a1² माइनस a²/4। तो a1² बराबर 3a² प्लस a²/4, a1² बराबर 7a²/16, यानी a1 का आंसर √7a/4। चेक करें। अब इस वाले तरीके से इन दोनों को इक्वेट किया, लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं भाई, मेरे को सॉल्व करने, आपने कहा करके दिखाने तो आपको भरोसा नहीं होगा, लिख रहा हूं मैं। हाफ m v न्यू स्क्वायर है, हाफ m v न्यू का स्क्वायर k/m a² 3/4, हाफ m v न्यू स्क्वायर, चेक करिए, हाफ m v न्यू स्क्वायर यहां से उतार रहा हूं, प्लस हाफ k a²/4 बराबर हाफ k a1², m से m कटा, हाफ 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 कटा, k कटा, ये आया हमारे, ये 16 था, सॉरी 16 था, ये आया हमारे पास 3a² प्लस a²/4, यानी a1² बराबर 7a²/16, यानी a1 इज इक्वल टू √7a/4। अगेन द सेम आंसर। अबे आंसर है, आंसर मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, माइनस फाइनस कहां से आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्यों चेंज हुआ, एक और बात, अच्छा जानकारी के लिए बता देता हूं, जानकारी के लिए बता देता हूं, जो इसे हम बोलते हैं ना, बोलते हैं, मैं धीरे बोल रहा हूं और मैं तेज बोल रहा हूं, दोनों बार आप समझ जा रहे हो कि एनएमएस की आवाज है, मेरा नाम एनएमएस है, मैं धीरे बोल रहा हूं तेज बोल रहा हूं, दोनों बार आप समझ जा रहे हो कि एनएमएस की आवाज है, क्योंकि आवाज की पहचान क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक सिस्टम के किस तरह से बना है, स्प्रिंग मास बना है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, मेरा गला भगवान ने बनाया, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, मैं फ्रीक्वेंसी बदल सकता हूं, गला बदल के, गला खराब हो गया, फ्रीक्वेंसी बदल गई, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। मैं जब चिल्ला रहा हूं और मैं जब धीरे बोल रहा हूं तो एम्पलीट्यूड का फर्क पड़ रहा है, यानी एम्पलीट्यूड इज द वे टू, फॉर अ गिवन सिस्टम एम्पलीट्यूड इज अ फीलिंग ऑफ एनर्जी। मैं जब चिल्ला रहा हूं तो आपके कान के पर्दे के पास के पार्टिकल यूं यूं हिल रहे हैं, मैं जब धीरे बोल रहा हूं तो वो यहां तक जा रहे हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेम है पर एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड क्या बताता है कि कितना तेज और कितना धीरे है, यानी एनर्जी। तो टक्कर के बाद एनर्जी खत्म हुई है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एम्पलीट्यूड कम हुआ होगा। टक्कर के बाद, वैसे जरूरत नहीं थी इतनी जानकारी की, पर फिर भी मैंने बता दिया, टक्कर के बाद अगर एनर्जी कम हुई है तो
प्लीज समझने की कोशिश करिए। टक्कर के बाद अगर एनर्जी कम हुई है तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम हुआ होगा। ठीक है, और इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कम हुई है, स्पीड आधी हुई, स्पीड आधी हुई थी। ठीक है, देखें देखें, हाँ हैंडआउट मिलेगा बेटा उत्कर्ष, पर समझना आपको, हैंडआउट के भरोसे थोड़ी, जब मेरे चिल्लाने पे समझ में नहीं आएगा ना तो फिर बाद में अकेले में कैसे आएगा भाई। यही ध्यान से सुन लो ना, बाद में और ध्यान से पढ़ने से अच्छा यही ध्यान से सुन लो, यही ध्यान से सुन लो। देख लीजिए, क्लियर है ये। एक सवाल दे रहा हूं फिर से एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, ध्यान से। सवाल नहीं, पहले एक चीज बताता हूं, कुछ एक चीज है जो हमको, सवाल हम और भी कर लेंगे, पर एक चीज है मैं चाहता हूं कि लिख लें उसमें। राइट ऑन, कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखें। न्यू मैक्सिमम कंप्रेशन न्यू एम्पलीट्यूड सेम ही तो हुआ यार। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब होता है नेचुरल लेंथ से कितना पीछे, एम्पलीट्यूड का मतलब है नेचुरल लेंथ से कितना पीछे जा सकता है, दोनों एक ही बात तो ही। ठीक है, चलिए कुछ बातें लिखिए। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एसएचएम, राइट, सम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ एसएचएम, फॉर्मूला ऑफ एसएचएम, जो चाहे लिख लें, ध्यान से देखिएगा। ये एसएचएम है, ये मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम। मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो, एक्सिलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा। फोर्स जीरो, एक्सिलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम एम ओमेगा स्क्वायर ए, वेलोसिटी मिनिमम जीरो, एक्सिलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। चेक करिए, चेक करिए। ठीक, और बातें करते हैं, और कुछ बातें। वेलोसिटी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इससे कम नहीं हो सकती, वहीं रहना चाहता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ध्यान से, बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझने की कोशिश करेगा। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब मैं किसको जीरो मानूंगा, असली वैल्यू पोटेंशियल की कुछ नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होती। वी ऑलवेज टॉक अबाउट रेफरेंस। जैसे सवालों में, ग्रेविटी वाले सवाल में जमीन का पोटेंशियल को जीरो मान लिया तो एच हाइट पे एमजीएच हो गई, अगर एच हाइट पे जीरो मान लिया तो जमीन की माइनस एमजीएच हो गई। तो रेफरेंस मानते हैं। तो 99% सवालों में, 99% सवालों में मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। 99% सवालों में रेफरेंस लेवल यही को लेते हैं, इसको जीरो मानते हैं। पर कुछ सवाल बनते हैं जहां पर इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहां पर UREF, ब्रैकेट में लिख दिया मोस्टली जीरो, मोस्टली जीरो। पर जहां नहीं दिया हो वहां पे जीरो ही मानना है, जहां अलग से दिया हो वहां पे यू रेफरेंस जो दिया हो वो मान सकते हैं।
तो टोटल एनर्जी हमारे पास के प्लस पी हो गई, वो हो गई हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यू रिफरेंस। प्लीज चेक करें, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यू रिफरेंस, जो 99% केसेस में हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही लिखा रहेगा। किताबों में ऐसा जब पढ़ा होगा तो शायद आपने पढ़ा भी हो, टोटल एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होती है, पर यू रेफरेंस बदल जाता है। जेई में कुछ सवाल आते हैं तो यू रेफरेंस बदल देता है, तो आपको ये क्या हुआ, गलत हो गया सर, एसवी पढ़ी थी ना आपने। तो यू रेफरेंस 99% केसेस में यू रेफरेंस जीरो। यू रेफरेंस मतलब सिर्फ एक बात है यार, तुम एकदम तुम्हारे पास 0 रुपए थे, मैंने कहा मैं यही को 50 रुपए मानूंगा, अब तुम्हारे 50 आए तो मैं कहूंगा तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, पर वो 50 रुपए किसी काम के थोड़ी तुमने सिर्फ माने हैं, खर्च थोड़ी कर पाओगे। तो खर्च होने वाली एनर्जी तो यही है, ये तो सिर्फ मानी हुई वैल्यू है जो एक्चुअली 0 थी, पर हमने कुछ मान लिया इसकी वैल्यू, ठीक है। इसीलिए इसको अलग से नाम एक और देते हैं, इसको कहते हैं ऑसिलेशन एनर्जी। ऑसिलेशन एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना रूप बदल आगे आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अभी 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 ऑसिलेशन एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, आगे जाके काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। या ऑसिलेशन एनर्जी इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि अपने रूप बदलती है, रूप इच्छाधारी नागिन है, ऑसिलेट कर रही है, ये अपना रूप बदल रही है, इसलिए इसका नाम ऑसिलेशन एनर्जी है। यू रेफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ हमने मान लिया है कि कुछ है रेफरेंस वैल्यू 500। किसी ने कहा मैं जमीन पर रखे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 2 करोड़ मानूंगा, मैंने कहा मान ले भाई। तो उसने कहा एच हाइट की बताओ, मैंने कहा 2 करोड़ प्लस mgh, 2 करोड़ प्लस mgh। तो जो भी मानना है मान लो ना, सवाल बनाने की कठिन बनाने के मान लो, 0 मानना अच्छा था, नहीं मानना मन कर रहा है तुम्हारा कुछ और मान लो, पर 0 मानना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो इसको हमने नाम दिया ऑसिलेशन एनर्जी। यार मैं ओई भूल ना जाना बाद में, ऑसिलेशन एनर्जी नाम है। अब आए इधर आए, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी, जो टोटल एनर्जी थी उसमें से के घटा जो टोटल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यू रेफरेंस। ऑसिलेशन एनर्जी तो जो टोटल वैल्यू है वो तो कभी बदलती नहीं है, वो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये चार्ट बहुत जरूरी है, ये चार्ट बहुत जरूरी है। अब एक जनरल पॉइंट को भी देख लेते हैं, जनरल पॉइंट का क्या बिहेवियर होता है। जनरल पॉइंट का तो मान लीजिए इधर ले लो या उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल पॉइंट ये है, जनरल पॉइंट यहां से x दूरी पर फोर्स की वैल्यू -m ओमेगा स्क्वायर x। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर कर दिया, कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल में से घटा दो, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल घटा दो तो आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू रेफरेंस। यू रेफरेंस 90% केसेस में 0 है, याद रखना। तो ये इसकी काइनेटिक को पोटेंशियल जी जनरल पॉइंट पे लिख दी। तो दीज क्वेश्चंस विल बी जस्ट दे विल बी आस्क्ड ओनली दिस की यहां पोटेंशियल जी बताओ या काइनेटिक एनर्जी बताओ, और कुछ भी नहीं है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या है वैल्यू, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यू रेफरेंस 99.99% केसेस में 0 होता है। राइट एक्सट्रीम पे एफ की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ए है, अरे एम ओमेगा स्क्वायर ए, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, एक्स की वैल्यू ए के बराबर है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यू रेफरेंस, हर जगह वो हर जगह कांस्टेंट है, तभी तो उसका नाम टोटल एनर्जी है। वो थोड़ी बदल रही है, सिस्टम कर रहा है। पक्का? ये सारी बातें हम बाद में करेंगे आदित्य, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ये वो सब पुरानी चीजों को भी पढ़े। अभी आपको दिख जाएगा, आपको भेज दूंगा तो आपको दिख जाएगा ऑब्वियसली। होमवर्क, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है आपका, लिख देता हूं अगले पेज पे। होमवर्क एक्सरसाइज
S1 1 से 12, एक्सरसाइज O1 1 से 20, एक्सरसाइज O2 1 से 5। O1 तो मैं कल ही दे चुका था, परसों दे रखा था, ये आप कर लेंगे होमवर्क। ठीक है, U0 मतलब टुमारो, मतलब सैटरडे को तो मेरी क्लास वैसे भी नहीं होती है, मैं क्या बताऊं। करना पड़ेगा, ज्यादा कम क्या होता है। करना पड़ेगा काम तो। हाँ, मेरी तो क्लास नहीं ना कल परसों। तो बस ठीक है, फिर बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, एनर्जी बना के रखिए, कोशिश करते रहिए। इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, you have to put effort. Nobody else is going to work for you. This is for sure. Bye, Rega. Sabhi ko enjoy your life.